नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत और आज हम अथर्व बैच 2.0 के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस का केमिस्ट्री कोर्स पढ़ने वाले हैं। यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप चाहे बीजेडसी ग्रुप में हो या पीएमसी ग्रुप में हो, आपको केमिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट के तौर पे, कॉमन मेजर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना होता है। आज उसी के सिलेबस का पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अपने फर्स्ट जो सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि किस तरह का हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम एक एक चैप्टर वाइज क्या हमें चीजों को पढ़ना है। तो उन्हीं चीजों में जो सबसे पहले टॉपिक्स होंगे वो आज हम शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि अथर्व बैच 2.0 है क्या। ये आपके लिए तीनों ही मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, तीनों को एक पूरी तरह से, यानी कि इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका मिलेगा आपको जिसमें कि आप लर्निंग कर पाएंगे और उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। यानी कि आप सीखेंगे और उन्हें फिर अपना इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, एग्जाम्स में करेंगे। यानी कि सीखना और मार्क्स पाना दोनों एक साथ एक जगह लेट्स स्टडी इंडिया के ऐप पे आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, चाहे वो पीएमसी ग्रुप के लिए हो चाहे बीजेडसी ग्रुप के लिए हो। इसकी कुछ सेलेंट फीचर्स हैं जो आपके सामने हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, आपके डाउट सेशंस होंगे। तो ये तमाम चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था वीरेंद्र सर के साथ जो मैंने वीडियो बनाई थी। साथ ही साथ ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि पूरा इस कोर्स का जो प्राइस है वो 2699 है, लेकिन आप मेरे नाम का कोड यूज कर सकते हैं, कूपन कोड विनीत10 कैपिटल लेटर्स में VINEET लिखेंगे और 10, और ये यूज करते हुए आप कुछ डिस्काउंट्स भी आप ले पाएंगे। और खासकर अगर कोई आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, ना कि पूरा तीनों कॉम्बिनेशन लेना है, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और वो हम वो चीजें आपको अवेलेबल कराएंगे। तो ये कुछ बात हुई हमारी अथर्व बैच 2.0 की, और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले लेक्चर की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा पहला साल का बीएससी कोर्स जो होता है वो होता है एक सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरे साल का कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, और तीसरे साल आपको क्या मिलता है, डिग्री मिलती है, वो किसमें, बैचलर ऑफ साइंस में। तो फर्स्ट ईयर का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो है सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये पहले साल का हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसका पहला सेमेस्टर में हमें एक पढ़ना है थ्योरी कोर्स और एक पढ़ना है प्रैक्टिकल कोर्स। तो जो थ्योरी कोर्स है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा इंटरेस्ट का विषय है, यानी कि जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये कुल मिला के तीनों ही ईयर्स का पूरा ही एक तरह से सिलेबस दे रखा है, आपको कोर्स स्ट्रक्चर दे रखा है कि किस साल में आपको कौन कौन से कोर्स प्रैक्टिकल और कौन कौन से कोर्स थ्योरी के रूप में पढ़ने और उनके कितने क्रेडिट्स हैं। उसके बाद हम आते हैं और ये बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी कोर्स के तौर पे हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और प्रैक्टिकल कोर्स हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमारे जो हम इन लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यानी थ्योरी कोर्स पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं साथ साथ में इन दोनों के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको फिर से ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी वाले पार्ट का पूरा ही सिलेबस हमने डिटेल्ड वे में देखा था। तो पहला यूनिट जो होगा हमारा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, दूसरा सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। यानी ये तीन जो यूनिट्स है, इनिशियल जो स्टार्टिंग यूनिट्स है, तीनों ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगले जो 3 यूनिट्स हैं वो है बेसिक्स ऑफ रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और स्टीरियो केमिस्ट्री। तीनों ये 4, 5, 7 ये यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद 7वां और 8वां काफी कॉमन चीजें हैं जो कि बेसिक कंप्यूटर सिस्टम और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स और कंप्यूटेशनल टूल्स, इनके बारे में हम चर्चा यहां करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है जिसका नाम क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उसको भी 4 यूनिट्स में बांटा गया है। और उसमें की पहला यूनिट है वाटर क्वालिटी एनालिसिस, सेकेंड है एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस, तीसरा एस्टिमेशन ऑफ एसिड्स एंड अल्कली कंटेंट्स, और चौथा एस्टिमेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रेटेड वाटर। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें बहुत सारे टाइट्रेशंस करने होंगे। तो जब भी आप लैब में जाएंगे फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल कोर्स के लैब करने, तो आपको बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस करने होंगे, जिसमें आपके पास एक ब्यूरेट होगा और कोई आप ब्यूरेट में कुछ केमिकल लेंगे और नीचे एक कोनिकल फ्लास्क में केमिकल लेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे कुछ एक इंडिकेटर के प्रेजेंस में और उनका टाइट्रेशन पॉइंट ढूंढेंगे। तो ये कुल मिला के बात हो गई हमारे सिलेबस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सबसे पहले हिस्से की। तो हालांकि पहला यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कोई भी सिलेबस, कोई भी कोर्स का पहला जो यूनिट होगा
उसके पहले हमें बताना होता है या पढ़ना होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंडियन हिस्ट्री क्या रही है। तो ये सारी चीजें पढ़ने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है और काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत में केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ, हाउ डिड केमिस्ट्री डेवलप्ड इन इंडिया। तो फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स और फिर हम मॉडर्न टाइम्स तक आएंगे कि कैसे प्रोग्रेशन हुआ है, केमिस्ट्री की नॉलेज कैसे पास ऑन हुई एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कहाँ बड़े बड़े गैप्स भी आ गए जहां पे केमिस्ट्री का विकास बहुत कम हुआ इंडिया में जबकि बाकी देशों में होता रहा, फिर वो कैसे फिर से वापस आया और 19th और 20th सेंचुरी में वापस केमिस्ट्री एक अपने नए आयाम को उन्होंने छुआ और एक नए मुकाम तक पहुंची। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन केमिस्ट्री के बारे में, यानी ये इसे मैंने नाम दे दिया है यूनिट 0, यानी यूनिट 1 से शुरू, यूनिट 1 और यूनिट से लेकर यूनिट 8 तो हमें पढ़ना ही है, उससे पहले हम यूनिट 0 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे आज के लेक्चर का विषय होगा, यानी कि आज का पूरा ही लेक्चर ये पूरी तरह से बेस्ड होगा इंडियन केमिस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हम इतिहास पढ़ने वाले हैं भारतीय रसायन शास्त्र के। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में सिलेबस बता देता हूं कि इसमें पर्टिकुलरली हमें क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री तो पढ़नी ही है, साथ ही साथ वो सारे केमिस्ट के बारे में भी पढ़ना है जिन्होंने केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की प्रगति में अपना योगदान दिया है। तो जो एंशिएंट केमिस्ट है और कुछ मॉडर्न केमिस्ट है उनके बारे में हम बारी बारी से मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा, उनके बारे में कुछ बताऊंगा और धीरे धीरे आप भी याद कर पाएंगे। खासकर जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उस फील्ड के जो सबसे अच्छे बड़े लोग हैं उनके नाम, जो जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं उनके नाम आपको पता हो। जैसे आप जब भी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे कौटिल्य का नाम आप नहीं भूल सकते हैं, आप भले ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उनका नाम आप नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से कुछ नाम होते हैं जो हर एक फील्ड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उस फील्ड के जो सबसे बड़े पुरोधा कहलाते हैं या फिर जो सबसे बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने कोई चीजों के फाउंडेशंस रखे, उनके थ्योरीज के, उनके प्रिंसिपल्स के फाउंडेशंस रखे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेज पे आपके सामने 3 इमेजेस आपको दिख रही होंगे। इन 3 इमेजेस में शायद आपको 1 या 2 इमेजेस से परिचय जरूर रहा होगा। जैसे पहला इमेज, अभी हिस्ट्री की किताबें आपने पढ़ी होंगी क्लास 6, 7 या कभी भी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे तब इस तरह का एक आपको स्कल्पचर आया होगा सामने जिसको हम बोलते हैं डांसिंग गर्ल। ये मोहनजोदड़ो में जब वहां एक्सकेवेशंस हो रहे थे, वहां पे जब पुरातात्विक खनन हुआ था तो उसमें ये मिली थी ये मूर्ति, और ये स्कल्पचर ये मेटल की बनी हुई है और ये बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2500 ईसा पूर्व के समय था यानी 2500 BC, उस टाइम पे भी इंडिया में मेटल्स को लेकर कितने हम ज्यादा एडवांस्ड हम हो चुके थे कि उनके हम स्कल्पचर्स बना पाते थे। जो दूसरा इमेज है ये आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। आयरन पिलर एक जब आप दिल्ली जाएंगे और वहां पे ये आयरन पिलर कभी भी आप जब विजिट करने जाएंगे इस जगह पे जहां पे लौह स्तंभ लगा हुआ है दिल्ली में, इसकी एक खास बात ये है कि ये लगभग 1000 साल पहले से यहाँ लगा हुआ है, बिल्कुल ओपन है, यानी कि हवा और पानी दोनों से इसका सामना होता रहता है, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई है। जबकि आप देखोगे कि सामान्य सा लोहा जो कि हम घरों में यूज करते हैं वो थोड़े दिन भी एयर के कांटेक्ट में आता है वो फिर क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि वो आयरन के ऑक्साइड्स बना लेता है और वही क्या होता है, रस्ट होता है। इसमें रस्ट प्रूफ क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज कैसे आई, कैसे हमने ऐसे स्टील्स क्रिएट किए जो कि रस्ट प्रूफ बने, ये भी भारत के एंशिएंट यानी जो हमारा विज्ञान रहा है, रसायन शास्त्र रहा है, उसके प्रगति के बारे में बताता है। और तीसरा जो बहुत ही एक सुंदर सा बहुत ही शानदार तरीके से तराशा हुआ आपको एक मेटल बॉल दिख रहा होगा। बेसिकली ये सीमलेस सेलेस्टियल ग्लोब है। ग्लोब से आप परिचित ही हैं, ग्लोब में यानी कि पूरे ही विश्व का हमारे पास एक क्या होता है, जिस तरह की धरती जिस शेप की होती है उसी शेप में हम इमेजिन करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ वाटर बॉडीज होंगे और कहाँ पे लैंड होगा। तो उसको बनाने के लिए एक मेटल का यूज किया गया था और इसमें कहीं भी फोल्ड्स नहीं है, यानी कि कहीं भी सीम नहीं है, यानी कहीं पे इसमें दिखता नहीं है कि कहीं से ये जुड़ा हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे थी हमारे इंडिया के पास, जो कि कई बार ये भी माना जाता है कि इसे हम कई दशकों तक भूल भी गए थे कि ऐसी टेक्नोलॉजीज इंडिया में रही थी। तो ये मुगल काल का ये स्कल्पचर है जो कई बाद में बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट्स इसमें नहीं हुए क्योंकि गैप्स आए थे, लेकिन फिर भी ये बताता है कि जो वो ट्रांजिशनल पीरियड था जहां पे एंशिएंट और मॉडर्न के बीच का समय था, जिसको हम लोग मिडिवल इंडिया भी बोलते हैं, उस दौरान भी कुछ ऐसे काम हुए थे जो आज के लिए भी क्या है, बहुत बड़े हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये 3 इमेजेस मैंने बनाए और ये 3 बस एक बेसिक सेंस देने के लिए कि केमिस्ट्री जो इंडिया में डेवलप हुई थी वो खास करके किससे रिलेटेड थी, मेटल से लेकर थी। यानी मेटलर्जी एक खास हमारा फोकस रहेगा कि इंडियन
इंडियन केमिस्ट्री के हिस्ट्री में जो एक मेजर पोर्शन होगा उसके विकास की कहानी कहते टाइम, वो मेटलर्जी का होगा, यानी धातुकर्म के बारे में, यानी विभिन्न धातुओं के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, और साथ ही में उनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारी चीजों पे हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत सारा काम हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री का क्या प्रारूप था, किस तरह से केमिस्ट्री को परसीव किया जाता था, यानी कि केमिस्ट्री को आज जिस तरह से डेवलप्ड है केमिस्ट्री, शायद वो उस समय तो नहीं थी। हमें बहुत सारी जो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उनका तो डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। अब आप अभी आगे आगे पढ़ोगे, डाइपोल मोमेंट, रेजोनेंस, ये तो इनके नाम भी नहीं थे तब। तो जो चीजें थी वो क्या थी, जो हम सामने से देख सकते थे और देख के उनके एप्लीकेशंस या उनका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते थे, वही चीजें क्या थे, रियल साइंस थी। उनकी थ्योरीज के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन उनके प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में या फिर उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता था, क्योंकि बार बार हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे, कुछ नई चीजें बनाने की कोशिश करते थे, या जो बनी बनाई चीजें थी उनकी एप्लीकेशन ढूंढने की कोशिश करते थे, तब हम उनके प्रॉपर्टीज से भी रूबरू होते थे। तो बहुत पहले जब इंडिया में केमिस्ट्री का विकास हो रहा था, तो ज्यादातर जो केमिस्ट्री को परसीव किया जाता था वो एक तरह से लिक्विड केमिस्ट्री के रूप में देखा जाता था, क्योंकि लिक्विड्स को हैंडल करना आसान था, लिक्विड में चेंजेस को स्टडी करना आसान था। आप देखोगे सॉलिड्स में जल्दी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, आप उनको अच्छे से मिक्स नहीं कर पाओगे, वो हमेशा अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे। वैसे गैसेस को स्टडी करना इस कारण कठिन होता है क्योंकि गैसेस को हम स्टोर जल्दी नहीं कर सकते, वो जो भी वॉल्यूम उनके आसपास अवेलेबल होता है उसे वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यूजुअली जो केमिस्ट है, इनिशियल जो इंडिया में केमिस्ट है, उन्होंने किस पे ये ज्यादा स्टडीज की केमिस्ट्री की, लिक्विड्स पे की, सॉल्यूशंस पे किया, उनको मिक्स किया, उनको हीट किया, उनको एवपोरेट किया, उनको प्यूरिफाई किया, अलग अलग तरह से उन्होंने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हुए लिक्विड्स के साथ और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन लिक्विड्स को उन्होंने नाम दिया था रस। तो उसी रस और रस का जो स्टडी हुआ उसी को हमने बोला केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र, यानी रसों का शास्त्र ही क्या कहला है, रसायन शास्त्र। तो इसे अलग अलग नामों से हम जानते हैं, रस तंत्र हो या रस क्रिया हो। और जहां पे ये एक्सपेरिमेंट्स होते थे, यानी कि जो केमिकल लेबोरेटरीज होती थी, उन्हें हम क्या बोलते थे, रस क्रियाशाला। शाला वर्ड यूज करते हैं कोई स्थान के लिए, जैसे तो यहाँ पे क्या उसके लिए यूज करते हैं, लेबोरेटरी के लिए रस क्रियाशाला। तो ये बताता है कि जो ज्यादातर जो एंशिएंट केमिस्ट्री थी वो किससे रिलेटेड थी, लिक्विड से रिलेटेड थी, ना ज्यादा गैस से रिलेटेड थी और ना ही सॉलिड से रिलेटेड थी। एंशिएंट इंडिया में जो सबसे पहले जो टेक्स्ट होते थे, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, बेसिकली उन ग्रंथों को हम कई बार एक हमारे पास कंफ्यूजन होता है क्या वो सिर्फ धर्म से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन धर्म के साथ साथ उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का भी एक तरह से प्रतिबिंब होते हैं वो ग्रंथ, क्योंकि जिस समय वो लिखे गए हैं और जो वो लेखक रहा है, वो तो जिस पर्यावरण में वो रह रहा है, जिस तरह के सामाजिक परिस्थितियों से बार बार उसका आमना सामना हो रहा है, उन चीजों को वो जरूर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है अपनी राइटिंग में। तो उन राइटिंग्स में धर्म की चीजों के बारे में, यानी मिथोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड की हैं। और उसमें एक बहुत ही फेमस चीज आता है पंचतत्व के बारे में। उसमें ये ऐसा कहा गया है खासकर कि जो भी चीजें हैं, जो भी मैटर एग्जिस्ट करता है इस पूरे यूनिवर्स में, वो कहीं ना कहीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एयर, अर्थ, वाटर, स्काई और फायर, जिन्हें हम 5 तत्व बोलते हैं। यानी कि जैसे जल हुआ, वायु हुआ, अर्थ हुआ, फायर हुआ, ये सारे क्या हो गया, हमारे पास मूलभूत ये तत्व हैं जिनसे मिलके बाकी सारी चीजें बनी हुई हैं। यानी कि हमारा शरीर भी किससे बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इस तरह से ये चीजें हमारे टेक्स्ट में पाई गई हैं कि जहां पे हम 5 बेसिक एलिमेंट्स मानते हैं कि इन्हीं से मिलके हर एक चीज बनी हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी का जैसे श्रेय दिया जाता है कि जिसने परमाणु के बारे में सबसे पहले बात की थी, वो महर्षि कणप थे। तो महर्षि कणप, जैसा कि इनका नाम है कण से, और कण मतलब होता है पार्टिकल, तो कणप नाम भी उनका उसी बात पे पड़ा था, उसी डिस्कवरी पे पड़ा था, जो उन्होंने ये पॉस्टुलेट्स दिए थे कि हर एक मैटर, चाहे वो कुछ भी हो, जब उसे आप बार बार फाइंड करते जाओगे, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते जाओगे, तो लास्ट में एक आपको बहुत ही छोटा सा एक पार्टिकल मिलेगा जिसके बियॉन्ड उसको आप छोटा नहीं कर पाओगे। और उसी जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु, जिसे हम आज एटम के नाम से जानते हैं। तो इन एटम्स के बारे में सबसे पहले इस पूरे वर्ल्ड में किसी ने अगर बात की थी तो महर्षि कणप थे। हालांकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 18th या 19th सेंचुरी में आई और
उसको श्रेय दिया जाता है डाल्टन्स को कि वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है और उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, लेकिन सबसे पहले एटम्स की धारणा को किसी ने अगर आगे प्रस्तुत किया, विश्व के सामने रखा, वो थे हमारे महर्षि कर्ण। तो उन्होंने ये बताया कि सारे ही जो पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणुओं को ही आज हम एटम्स बोलते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि डायटॉमिक और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जिन्हें अभी देखेंगे हम जब स्पेसिफिकली हम कर्ण ऋषि के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा मिस्ट्री था जो काफी ज्यादा केमिस्ट्री का फोकस एक डायरेक्शन में चला गया था। वो दो चीजों पर था। एक था अमृत, यानी कि जिसे पीने के बाद हमारा शरीर नश्वर न रहे, यानी कि हम अमर हो जाएं। एक पूरा रिसर्च एक फील्ड में हो रहा था जो कि अमृत की खोज में। और दूसरी तरफ जब ये देखा गया कि कई तरह के पदार्थ में कुछ जो बहुत ही अच्छे पदार्थ हैं वो मेटल्स होते थे, और उन मेटल्स में भी जो सबसे फाइनेस्ट मेटल्स थे वो थे जिनके ऑर्नामेंट्स, यानी कि जिनके आभूषण बनाए जाते थे। तो गोल्ड को काफी सम्मान के साथ जैसे आज देखा जाता है वैसे ही उस समय भी देखा जाता था। तो एक मन में हमेशा होता था कि क्या ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है क्या कि हम किसी भी मेटल को, ऑर्डिनरी जिन्हें हम बेस मेटल्स बोलते हैं, उनको क्या कन्वर्ट कर पाए गोल्ड को। तो उन्होंने इस चीज पे बहुत सारा रिसर्च किया, जिसको हम लोग फिलोसफर्स स्टोन भी बोलते हैं, यानी पारस पत्थर। अब पारस पत्थर जैसा कि नाम है उसका काम ही यही होता है कि वो ऐसा पत्थर यानी ऐसा जादुई मैजिकल स्टोन है, फिलोसफर्स स्टोन, जो किसी भी बेस मेटल को टच करेगा, जैसे कि कॉपर हो या आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो नागार्जुना, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उन्होंने काफी काम इस फील्ड में किया था। तो काफी सारी केमिस्ट्री का विकास एंशिएंट इंडिया में तो इन दो चीजों के चलते हुआ कि वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ यानी अमृत और फिलोसफर्स स्टोन यानी कि पारस पत्थर, इन दोनों की खोज में और इनके एप्लीकेशंस ढूंढने में, इनके काम जो उन्हें चाहिए थे, इनसे जो काम लेना था, उस काम को करने में बहुत सारा फोकस रहा। उसके चलते बहुत सारी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो इसी ब्रांच को, जिसमें कि पारस पत्थर का ढूंढना हुआ या फिर अमृत का बनाना हुआ या उसको ढूंढना हुआ, उस पूरे फील्ड को हमने नाम दे दिया एल्केमी। यानी एक तरह से एंशिएंट केमिस्ट्री को अगर हम एक नाम दें, और एल्केमी, तो आपने एक बुक भी पढ़ी होगी, द एल्केमिस्ट। तो ये दो एल्केमिस्ट कौन होंगे? जैसे आज केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट है, उस समय एल्केमी जो साइंस था वो जो प्रैक्टिस करते थे उनको एल्केमिस्ट बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे एडवांस मटेरियल्स का यूज आता है, जैसे बहुत अच्छे तरीके से मेटल्स को साइन दिया हुआ है या ग्लास बनाया हुआ। ग्लास आप सोच सकते हो कि ग्लास सिलिका से बनाया हुआ, जिसको लगभग 2000 सेंटीग्रेड आप सैंड को जब गर्म करते हो तब जाके वो कहीं ग्लास में कन्वर्ट होता है। तो ग्लास भी उस समय बनी हुई थी। और एंशिएंट टाइम्स में ग्लास के बारे में हो या फिर लेदर का टैनिंग हो, वो भी आ गया था उन्हें। कॉटन का डाइंग माने कलर करना, कॉटन उपजाना और कॉटन को कलर करना, ये सारी चीजें उन्होंने सीख ली थी। और बहुत अलग अलग तरह के लिक्विड्स भी, जैसे अल्कोहलिक लिक्विड्स जिन्हें हम सोम बोलते हैं, सोम रस, तो वो उन चीजों पे भी उनका काम था। और उन्होंने कैसे डेवलप किया था वो सारी, सबके पीछे क्या था, पॉटरी आप पाएंगे, या फिर आप पाएंगे ब्रिक्स, कि ब्रिक्स को कैसे बेक किया गया, ब्रिक्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो ग्लू का इस्तेमाल किया गया, यानी जिसे आज हम सीमेंट के तौर पे जानते हैं, वो सीमेंट का एक फॉर्म होता था, वो कैसे उन्होंने डिस्कवर किया। तो ये सारे चीजें बताती हैं कि प्राचीन भारत में केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का विकास काफी उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका था। तो हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं इन्हें तीन फेजेस में, कि जो एंशिएंट केमिस्ट्री है, यानी जो केमिस्ट्री का विकास है एंशिएंट इंडिया में, उसे हम तीन पार्ट्स में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, और उसके बाद जो गोल्डन एज यानी स्वर्णिम काल, जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें बहुत सारे हम केमिस्ट के नाम देखेंगे, जिसमें चरक, सुश्रुत, नागार्जुना, वाराहमिर या इवन कौटिल्य उस समय आते हैं। और उनके बारे में जब चर्चा करेंगे वो आएगा इस पीरियड में, गोल्डन एज में। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो का, जो हमने देखा था कि मेटल से रिलेटेड भी काम काफी एडवांस फॉर्म तक पहुंच चुके थे। फिर आपने वो बृहद स्नानागार देखा होगा, जहां पे वो द ग्रेट बाथ, उसमें देखा होगा कि किस तरह से ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया होगा, कैसे शहरों में नालियां बनी हुई हैं, तो वो ब्रिक्स को कैसे बेक किया, बेक करने में क्या चीजें यूज की गई, ये सारा साइंस भी उस टाइम में डेवलप हो चुका था। साथ ही साथ आपने जब वो मूवी देखी होगी शायद मोहनजोदाड़ो, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा उसमें चीजें, स्पाइसेस के अलावा एक काफी फोकस किस पे था कि कलर्ड जो कपड़े थे उनके पास, यानी कॉटन का तो उपजा खुद का तो हम लोग खेती करते थे, लेकिन उसको कलर देने का काम भी हमें आ गया था, यानी कि डाइंग ऑफ कॉटन भी हम सीख गए थे कि उनमें किस तरह से डाई इंडिगो का यूज कर रहे हैं या किसी और डाई का यूज कर करके उसे हम अलग अलग कलर्स देते थे। साथ ही साथ परफ्यूम्स आज के समय में जो परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं ओरिजिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें सबूत मिले हैं वहां से, जहां पे पाया गया कि वहां पे इत्र का इस्तेमाल यानी इत्र का निर्माण और इस्तेमाल होता है। तो यूजुअली क्या होता है, नेचुरल वर्ल्ड से कुछ लीव्स होते हैं जो जिनमें की एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं,
तो आज हमें ये समझ है कि जो ये इत्र होते हैं वो बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक यानी कि जिनके बारे में आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एरोमेटिक यानी जिनमें एरोमा हो, जिनमें सुगंध हो। तो एरोमेटिक प्लांट्स, और उनसे उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम क्या निकालते थे, उनसे ये बनाते थे, इत्र बनाते थे। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी चीजें आपको मिलेंगी, ग्लेज टाइल्स हो, ग्लास बीड्स हो, यानी ग्लास के बीड्स, यानी कि जो जैसे मालाएं बनती थी, तो उनके छोटे छोटे जो मोती होते हैं वो भी ग्लास के मिले हुए हैं वहां से। तो ये बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान पे जो शहरी एक नागरी सभ्यता थी, उस दौरान भी केमिस्ट्री का विकास काफी अच्छा था। उसके बाद आता है वैदिक काल, यानी कि वो वाला काल जिसमें कि जिसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, वेदों से मिलती है, वेदों से मिलती है। और उसके बाद फिर पुराणिक का। तो वेदों के दौरान, वेदों से जो मिली हुई जानकारी है उसमें हमें यह पता चलता है कि वैदिक काल में मेटलर्जी पीक पे अपने पहुंचने वाली थी या पहुंच चुकी थी, क्योंकि हम बहुत सारे वार्स में जा रहे थे, हमें वारफेयर्स के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाने होते थे। फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि अगर पानी में जाना है तो नाव चाहिए, आपको जमीन पर ट्रेवल करना है तो आपको रथ चाहिए, तो उनमें मेटल्स का यूज जरूर होता था। साथ ही साथ अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी मेटल का यूज होता था। तो मेटलर्जी अपने पीक पे पहुंचने लगी थी वैदिक काल में, काफी काम उस टाइम पे हो गया था। और साथ ही साथ लेदर का भी यूज होता था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स होते थे और उनके डेथ के बाद उनके हम स्किन का यूज करते थे अलग अलग तरह की चीजें बनाने में, चाहे वो कपड़ों के बनाने में हो, चाहे फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में हेल्प करने के लिए बना। तो टैनिंग ऑफ लेदर और डाई स्टफ्स का बनाना, यानी कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस तरह से डाइंग यानी कि कलर देने के लिए ऐसे पिगमेंट्स का यूज होता था, उनका भी यूज वैदिक काल में होता था। उसके बाद आता है 4th सेंचुरी बीसी से लेकर 12वीं सेंचुरी सी तक, यानी कि लगभग 1600 साल का एक पीरियड है जिसे हम गोल्डन एज बोलते हैं, स्वर्णिम काल। 4th सेंचुरी बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी आफ्टर 12वीं शताब्दी तक सी यानी कॉमन एरा, इसके दौरान जो प्रगति हुई केमिस्ट्री की उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम काल। इसमें तमाम अलग अलग फील्ड्स की भी प्रगति हम देखेंगे, जैसे आयुर्वेद की का उसमें शुरुआत हुई। फिर हम कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स में बहुत सारे, यानी सौंदर्य शास्त्र में काफी ज्यादा प्रगति हुई। ऑर्नामेंट्स में भी बहुत ज्यादा रिफाइंड फॉर्म आने लगे, अलॉयज बनने लगे कि किस तरह से दो मेटल्स को मिक्स करके या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल या और ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज के मेटल्स हम बना पाए। तो ये सारी चीजें इस दौरान आई। अलग अलग तरह के मटेरियल, चाहे वो ग्लास से रिलेटेड हो, इंक हो, पेपर हो, ये सारी चीजें इस काल में आती हैं। तो इसी कारण गोल्डन एज कहा जाता था, क्योंकि इस समय काम आने, हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले सारे मटेरियल्स का एक तरह से यहाँ पे उत्पत्ति हो चुकी थी, या उनके बारे में हमें जानकारी मिल चुकी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी केमिस्ट थे, यानी जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जिनके नाम जानने चाहिए, जिन्होंने एक तरह से फाउंडेशंस रखे इंडिया में केमिस्ट्री के। तो कुछ नाम जो आपके सामने जो अभी आएंगे वो है कणद, नागार्जुना, वराहमिहिर, कौटिल्य, सुश्रुत, चक्रपाणी। तो इनका बारी बारी से हम नाम लेंगे, देखेंगे इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम महर्षि कणद से। तो महर्षि कणद के बारे में पहले ही हमने बता रखा है कि ये इनको क्रेडिट दिया जाता है पहली बार एटॉमिक थ्योरी देने के लिए, यानी कि परमाणु का सिद्धांत देने के लिए कि परमाणु क्या है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु और एटम। इसके बारे में उन्होंने बताया, और ये भी बताया था कि डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं। तो हालांकि उन्होंने उसको अणु बोला, जिसको आज हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम मिलकर O2 बना लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसके बारे में भी उन्होंने बता रखा था कि डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बनाए जा सकते हैं, किसकी मदद से, एटम्स की मदद से। ये कणद जी ने बहुत ज्यादा चीजें इस पे काम किया। नागार्जुन ने एक बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी, रस रत्नाकर। और रस रत्नाकर उन्होंने काफी ज्यादा डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया है मेटल्स के बारे में, कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, और कैसे उसको रिफाइंड फॉर्म में यूज किया जाता है, कहां से मिलता है और इससे क्या चीजें बनाते हैं। नागार्जुना वो साइंटिस्ट थे या वो केमिस्ट थे जिनको फिलोसफर्स स्टोन बनाने में, यानी पारस पत्थर बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और इवन कि इन्होंने एक साइंस डेवलप कर ली थी जिसमें कि मटेरियल जो बेस मेटल्स हैं, यानी कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ऐसे मेटल्स को उन्होंने एक गोल्ड लाइक मटेरियल में चेंज कर दिया था, या गोल्ड लाइक मटेरियल में चेंज करने में कामयाबी पा गई थी। यानी कि एक्चुअली वो गोल्ड तो नहीं बना पाए थे, उनको गोल्ड में कन्वर्ट तो नहीं करा पाए थे, लेकिन गोल्ड जैसे ही प्रॉपर्टीज वाले किसी और मेटल में उन्होंने कन्वर्ट करा दिया था। और इसी साइंस का आज भी यूज होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में। तो ये बहुत ही बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट था नागार्जुना ने, कि उन्होंने ये चीज ठानी कि हमें पारस पत्थर बना ही देना है। और पारस पत्थर के बजाय उन्होंने एक
एक क्रियाविधि बनाई, प्रोसेस बनाया जिसमें वो मेटल्स को एक गोल्ड लाइक मेटल में कन्वर्ट करते थे। तो इसके बारे में उन्होंने काफी काम किया। और उसके बाद नागार्जुन ने मरकरी यानी मरकरी के बारे में, मरकरी के मेडिसिनल यूजेस के बारे में काफी ज्यादा काम किया। तो पारा जिसे हम मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में भी एंशिएंट इंडिया में काफी काम किए गए हैं, जिसमें पहले जो सबसे पहले काम हुए हैं वो नागार्जुन द्वारा किए गए। उसके बाद आते हैं दो बड़े नाम, सुश्रुत और चरक। तो सुश्रुत ऋषि और चरक ऋषि, इन दोनों को ही एक तरह से मेडिसिनल साइंस के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो सुश्रुत थे वो सर्जरी के जनक कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं, जहां पे शल्य शास्त्र को उन्होंने डेवलप किया कि किस तरह से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं और ऑपरेशन से किसी को ट्रीट किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है किसी के डेथ को, या फिर कोई बहुत ही अगर फैटल कोई डिजीज हो रखी है, कोई घाव हो रखा है, वुंड हो रखा है, तो उससे कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो उसके लिए उस साइंस को डेवलप करने में सुश्रुत का काफी बड़ा योगदान है। तो उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया, जैसे एनेस्थीसिया के तौर पर यूज किया, या फिर घावों को जल्दी सुखाने के लिए या उनको ज्यादा हील करने के लिए, जल्दी वॉन्ड हीलिंग के लिए कुछ केमिकल्स बनाए उन्होंने। तो एक तरह से आयुर्वेद का एक तरह से स्टार्ट भी उन्होंने कर दिया था। लेकिन साथ में हम चरक ऋषि के बारे में पढ़ेंगे, जिनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, तो अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, वो अपने सर्जरी के बारे में तो बताया, और साथ साथ में इन्होंने एक और जो चीज जो अपने मेंशन की है, सुश्रुत संहिता, इनकी जो पुस्तक का नाम है इनके द्वारा लिखित, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। उसमें उन्होंने डिस्कस किया है ग्लास वेसल्स के बारे में, यानी ग्लास के बने हुए बर्तनों के बारे में जिनका हम रोज अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है सीधे तौर पे कि 6th सेंचुरी बीसी, जबकि सुश्रुत थे उस समय, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उस समय भी ग्लास हमारे पास थे, यानी ग्लास के मटेरियल थे, ग्लास के अलग अलग यूजेस होते थे यूटेंसिल्स के रूप में, यानी बर्तन के रूप में। तो ये हुई कुछ सुश्रुत ऋषि के बारे में बात। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया चरक ऋषि, तो चरक ऋषि ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है चरक संहिता, और इनको जनक माना जाता है किसका, आयुर्वेद का। यानी पहले ये केमिस्ट थे जिन्होंने जो हर्ब्स होते हैं, जो भी हमारे पास पौधे होते हैं, उनसे जो चीजें मिलती हैं, चाहे उनका तना हो, उनकी पत्तियां हो, उनके छाल हो, उनसे उन्होंने औषधियां बनाई और उससे उन्होंने ट्रीट करने की कोशिश की कई बीमारियों को। तो आयुर्वेद के जनक कहलाते हैं चरक ऋषि। और उन्होंने बहुत सारे पौधों के अलावा भी मिनरल्स और मेटल्स का भी यूज किया। तो जो भस्म हम अभी भी आयुर्वेद में यूज करते हैं, भस्म यानी कि बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में मेटल्स को यूज करते हैं, यानी कि नैनो फॉर्म में। तो आज की जो नैनो टेक्नोलॉजी और जो उस समय हमारे पास जो भस्म हुआ करते थे मेटल के, यानी कि जैसे लौह भस्म हो या फिर स्वर्ण भस्म हो, आज भी हम कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में कई बार देखते हैं कि भस्म का यूज किया जाता है। तो ये इन चीजों का भी डेवलपमेंट किसने किया था, चरक ने किया था, चरक ऋषि ने किया था। तो इसके लिए इसके साथ ही इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद में उन्होंने सिर्फ पौधों का यूज नहीं किया, बल्कि मिनरल्स और मेटल्स का भी यूज किया, यानी कि खनिजों का भी यूज किया और इनका मेटल्स का भी यूज किया। कौटिल्य, अब हालांकि कौटिल्य का नाम कभी केमिस्ट के तौर पे नहीं आता, लेकिन कौटिल्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी और साथ उसमें उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं लिखा था, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं लिखा था, सिर्फ सोसाइटी के बारे में नहीं लिखा था, उन्होंने हर एक पहलू पे एक तरह से नजर डाली थी, यानी उनके बारे में लिखने का प्रयास किया था जो उनके आसपास घटित हो रही थी। तो उन्होंने सारे ही वो प्रोसेसेस के बारे में भी लिखा है कि जो उस टाइम जो वहां उस समय कारीगर होते थे और वो जो आर्टिसंस यूज करते थे जिस तरह से, वो चीजों को भी उन्होंने लिखा है कि किस तरह से अल्कलीज, एसिड्स, अलॉयज, ग्लास, इन सब चीजों का डेवलपमेंट हो चुका था, यानी अम्ल, क्षार और ग्लास, ये सारी चीजें डेवलप हो रही थी और यूज की जा रही थी मार्केट्स में, घरों में, या फिर जो आर्टिसंस थे वो यूज कर रहे थे, बना रहे थे। तो उसके बारे में उन्होंने काफी चर्चा की। और फिर उन्होंने ये काफी डिटेल में चर्चा ये भी की कि अलग अलग तरह के जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते थे, यानी जो सोमरस, जिसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक टाइम्स में हमने बात की थी, तो उनके बारे में भी बात की कि कैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस से किसी भी अनाज से हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्राप्त करते थे। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें इसका मेंशन मिलता है। उसके बाद नाम आता है चक्रपाणी का। चक्रपाणी वो इंसान थे या जो वो केमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार साबुन का यानी सोप का निर्माण किया था, यानी सोप की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, चक्रपाणी को जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने मरकरी पे भी काम किया और मरकरी सल्फाइड यानी HgS, तो उसका भी आविष्कार किसने किया था या उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उन्होंने चक्रपाणी ऋषि ने की थी। लास्ट में आता है नाम वराहमिहिर, ये 6th सेंचुरी में थे, यानी कि हम एक तरह से 6th सेंचुरी BC जहां सुश्रुत थे और फिर हम आ गए हैं वराहमिहिर जो 6th सेंचुरी कॉमन एरा में है, यानी कि AD में। तो इसमें हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी। इन्होंने बहुत सारा काम किया था कॉस्मेटिक्स में, यानी सौंदर्य शास्त्र में सबसे बड़ा काम किसने किया तो वो वराहमिहिर, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स के बारे में इन्होंने
बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था और इसको कॉमन यूज में लाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लाए। साथ ही साथ इन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया था, ग्लूटिनस मटेरियल, यानी कि चिपचिपा पदार्थ, जिसे कि दीवालों पे यूज किया जाता था, यानी दीवालों को नमी से दूर करने के लिए या उसे साइन देने के लिए या उसको ज्यादा एक प्रोटेक्टिव लेयर देने के लिए दीवालों पे, घरों की दीवालों पे या छतों पे, वैसे ही मंदिरों के दीवालों और छतों पे भी इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा मटेरियल बनाया था कि डिस्कवरी की थी जिसका वहां पे यूज हो सकता था। तो ये हुई कुछ बात हमारे पुराने साइंटिस्ट के बारे में। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो कि अभी छूट गए होंगे या साथ में हम पढ़ लेते हैं, तो जो कि उस समय यूज होते थे या फिर उनकी डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहला नाम यहाँ पे लिखा हुआ गन पाउडर। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंडिया में गन पाउडर मुगल काल में आया या फिर उससे पहले आया, जो आक्रमणकारी थे वो लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं था। साल्टपेट्रे यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट की मदद से गन पाउडर बनाया जाना बहुत पहले हमने सीख लिया था। तो गन पाउडर का यूज बहुत पहले से होता रहा है। उसके हम जो बोलते हैं क्रैकर्स वगैरह जैसे आज यूज होते हैं, तो उस समय भी कुछ ऐसे यूज होते थे पटाखों के रूप में, चाहे उसे किसी और यूज में जिससे लाइट वर्क के रूप में यूज किया जाता था। एक रसोपनिषद नाम का एक हमारे पास ग्रंथ है जिसमें कि इसके प्रिपरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि गन पाउडर को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही मेंशन मिलता है कि समुद्र से कैसे हम नमक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि नमक के जो उस समय सोर्स थे वो हो सकते थे कि हमारे मिनरल्स होते थे, जैसे जिन्हें हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो रॉक सॉल्ट और कुछ लेक्स हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान में कुछ लेक हैं जहां पे सांबर लेक, जहां से हमें सॉल्ट मिलता है। तो कुछ सोर्सेज थे सॉल्ट के जो कि डायरेक्टली हम ले रहे थे, कहीं से भी मिनरल से ले रहे थे, रॉक से ले रहे थे। लेकिन इन्होंने बात किया है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कि समुद्र से नमक कैसे आता है और कैसे बनाया जाता है, ये भी उन्होंने डेवलप कर दिया था उस समय में, यानी कि सेकेंड और थर्ड सेंचुरी सी में, यानी कॉमन एरा में ये चीजें जानते थे लोग। उस समय की केमिस्ट ने ये चीज डेवलप कर रखी थी। उसके अलावा मरकरी सल्फाइड, जैसे कि हमने बात की, चक्रपाणी ने मरकरी सल्फाइड का आविष्कार किया था और साथ साथ सोप का भी डिस्कवरी किया था। उसके बाद सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, यानी कि ये दो अम्ल जिनके जो काफी कॉमन आज भी होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनकी डिस्कवरी भी हो चुकी है और इसका मेंशन किस में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है कि इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ कई सारे मेटल्स के ऑक्साइड, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स के बारे में भी चरक संहिता में बहुत सारी चर्चा की गई है और उन्होंने एसिड्स के बारे में भी बात की, यानी अम्ल के। सुश्रुत संहिता वहीं किसके बारे में बात करता है, अल्कलीज के बारे में बात करता है। तो आप याद देख सकते हैं कि चड़क और सुश्रुत एक साथ नाम आते हैं। एक तरफ जहां चड़क एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सुश्रुत अपनी सुश्रुत संहिता में किसके बारे में बात कर रहे हैं, अल्कलीज के बारे में यानी बात कर रहे हैं, यानी क्षारीय पदार्थों के बारे में बात कर रहे थे। वहीं चड़क किसकी बात कर रहे थे, अम्लीय पदार्थों के बारे में। तो ये 3 पीरियड्स हमने पढ़े, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक टाइम्स और फिर गोल्डन एज, इसमें किस तरह से प्रगति हुई। उसके बाद एक बहुत सारा डार्क एज आता है केमिस्ट्री का, जिसमें कि बहुत बड़ी प्रगतियां नहीं हुई, यानी कि जो पीछे वाला साइंस था उसमें कुछ साइंस तो हम भूल भी गए और आज तक वो चीज हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई है कि वो चीजें कैसे हम एकम्प्लिश कर पाए थे उस समय में, और आज हम वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, वो साइंस उस लेवल का नहीं है जो उस समय था। तो काफी बड़ा एक एज आता है जिसमें कि ये सारी चीजें हम भूल गए थे। और खासकर वो समय जब बाहर से आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण कर रहे थे और काफी फोकस जो ऐसे आर्टिस्टिक वर्क्स में या फिर रिसर्च पे होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लग गया पूरी इस कंट्री का। तो उस कारण से इसका विकास नहीं हुआ और उसके बाद सीधे एक जो लंबा गैप आता है, यानी एंशिएंट केमिस्ट्री और मॉडर्न केमिस्ट्री में, उसको पूरा करने में एक सबसे बड़ा नाम आता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। उनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जा रहा है। यानी कि क्यों कहा जा रहा है, हमारे पास तो अभी बहुत महान रसायनज्ञ थे, रसायन शास्त्र के विद्वान लोग थे, उनको नहीं कहा जाता। क्यों इनको कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ जहां पे हम जिस विज्ञान को पूरी तरह से भूलने की तरफ हम बढ़ चुके थे, जहां पे विज्ञान की प्रगति होनी ही बंद हो गई थी, उसको पुनर्जीवित करने का काम किसी ने किया। तो किसने किया, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने किया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अब इसका मतलब ही क्या है कि जो पुराना साइंस रहा है, यानी कि जो हिंदू केमिस्ट्री यानी हिंदू ट्रेडिशन में, चूंकि इंडिया का ट्रेडिशन ही हिंदू ट्रेडिशन रहा है काफी टाइम से, उस ट्रेडिशन में जिनके नाम हमने अभी तक लिए वो भी क्या थे, हिंदू ट्रेडिशन में ही थे। तो उन्होंने किस तरह की केमिस्ट्री डेवलप की थी एंशिएंट टाइम्स में, उसको एक तरह से इन्होंने इकट्ठा किया और एक जगह अपनी बुक में लिखा, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिंदू केमिस्ट्री में। तो इसके बाद से वो इनके अंदर भी वो चीजें
मोटिवेशन के तौर पे आए कि वो खुद से फिर उन चीजों को रिवाइव करने के लिए काम किया और इन्होंने एक्टिवली केमिस्ट्री में रिसर्च किया और बहुत अलग अलग चीजों की डिस्कवरीज भी की। जैसे कि इनमें दो बड़े नाम आते हैं, मर्क्यूरस नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्राइट के बारे में। तो जहां पे वहां पे हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मर्क्यूरस नाइट्राइट यानी कि पारे का, यानी मर्क्यूरी का नाइट्राइट, और अमोनियम यानी NH4 का नाइट्राइट। इन दोनों के नाइट्राइट के बारे में उन्होंने की डिस्कवरी की और साथ ही साथ उन्होंने 150 रिसर्च पेपर्स भी लिखे, यानी कि जो भी उन्होंने रिसर्च किया उसे इन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया, जर्नल्स में पब्लिश किया। और सबसे बड़ा काम जो इनको क्रेडिट किया जाता है वो ये भी है कि इन्होंने सबसे पहले इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, जब इंडिया में खुद की चीजें बनाने के ऊपर लोग जो एक तरफ टाटा और अलग अलग लोग अलग अलग फैक्ट्रीज रख रहे थे, उसी टाइम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने सबसे पहली फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री बनाई जिसका नाम था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड। तो ये आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को क्रेडिट किया जाता है इंडिया में केमिस्ट्री के रिवाइवल को, यानी कि फिर से केमिस्ट्री को पुनर्जन्म देने वाले कौन है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इसीलिए इन्हें पितामह कहा जाता है भारतीय रसायन शास्त्र का, या फिर ये भी कहा जाता है कि मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के जनक कौन है या फादर कौन है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। तो ये नाम हमें याद होना चाहिए। उसके बाद अब पढ़ते हैं कि मॉडर्न डे केमिस्ट वो कौन कौन से ऐसे केमिस्ट हैं जिन्होंने आज भी भारत में केमिस्ट्री के नाम को आगे बढ़ा है, या केमिस्ट्री की साइंस, केमिकल साइंस में आधुनिक समय में बहुत सारी प्रगतियां लाई। तो उनके बारे में एक करके देखेंगे। और हालांकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है और इसमें किसी भी तरह से मैं 7-8 नाम रख के जस्टिस नहीं कर सकता हूं, लेकिन हालांकि मैंने कोशिश की कि वो सबसे रिनाउंड नाम जिनको या तो रिवार्ड्स मिले हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हैं, भारत रत्न मिला है, उनको मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश की है यहाँ रखने की, जिन्होंने स्ट्रगल्स किए, जिन्होंने नए पाथ्स बनाए, जिन्होंने बैरियर्स तोड़े, उनको भी मैंने रखने की कोशिश की है। और साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम में जो कि जीवित केमिस्ट हैं उनको भी यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे केमिस्ट हैं जिनके नाम मैंने यहाँ नहीं रखा हूँ, लेकिन वो बहुत ही बड़ा रोल रहा है इंडिया में केमिस्ट्री के विकास को, और आगे वो एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं, जो क्योंकि अभी वो एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं। तो कुछ नामों के से हम बात करते हैं। जैसे राइट में मेरे नाम है शांति स्वरूप भटनागर जी का। शांति स्वरूप भटनागर, इनका नाम आते ही आपको याद आता होगा कि साइंस का जो सबसे बड़ा प्राइज इंडिया में अभी तक था उसका नाम था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड या शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। CSIR अवार्ड करता है अलग अलग साइंस के डिसिप्लिन में, वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अलग अलग डिसिप्लिन या इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हो, इन्हीं के नाम पे वो इंस्टीट्यूट किया गया अवार्ड। तो ये आखिर हैं कौन? तो इनको एक तरह से जनक कहा जाता है भारत में रिसर्च लेबोरेटरीज का। जब आजादी के बाद जब नई गवर्नमेंट इंडिया ने अपने रिपब्लिक में फॉर्म की, तब इनको क्रेडिट दिया जाता है सबसे पहले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के एस्टेब्लिशमेंट और उसके फाउंडर डायरेक्टर के रूप में, यानी इन्होंने एक तरह फाउंडर डायरेक्टर जनरल के रूप में। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के भी पहले चेयरमैन कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। तो एक तरह से ये इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे जिन्होंने एक तरह साइंस की प्रगति की और दूसरी तरफ एजुकेशन को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। इनका स्पेसिफिकली अगर काम देखें तो इनका काम जो था कोलाइडल केमिस्ट्री में काफी काम था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी काम किया इन्होंने, तो उसके लिए भी काफी रिनाउंड है। और इनके नाम पे अब जैसे मैंने बताया कि CSIR ने एक इंस्टीट्यूट किया अवार्ड जिसका नाम शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1954 में। तो एक तरह से देखा जाए कि आजादी के समय अगर कोई हमारे पास जो एक बड़े नाम थे केमिस्ट्री के फील्ड में वो ये थे। एक तरफ जहां CV रमन या चंद्रशेखर या SN बोस के नाम लिए जाते हैं फिजिक्स में, उसी तरह केमिस्ट्री में अगर नाम लिया जाता है तो किसका लिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर जी का लिया जाता है। दूसरा नाम है हरगोविंद खुराना। तो इनका नाम भी आपने सुना होगा और खासकर इस कारण सुना होगा क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ये इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, यानी इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन काफी ज्यादा इन्होंने कैरियर अपना जो बनाया था वो अमेरिका में बनाया था, तो इसलिए अमेरिकन नागरिकता भी इन्हें प्राप्त है। ये बायोकेमिस्ट्री में काम करते थे और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1968 में। किसके लिए मिला था? न्यूक्लिक एसिड्स के लिए फील्ड में काम करने के लिए। इन्होंने जेनेटिक्स कोड्स बनाए थे, यानी जेनेटिक्स कोड्स होते हैं बेसिकली न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA में जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, उसी को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। उसे उन्होंने कोरिलेट किया था प्रोटीन के सीक्वेंस से कि कौन सा अमीनो एसिड्स कौन से न्यूक्लिक एसिड्स से डायरेक्टली कोड करते हैं, ये चीज डिस्कवर की थी या उसके बारे में एक्सप्लेन किया था, उसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। तो काफी ज्यादा काम उनका DNA, RNA और प्रोटीन्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, और इन्हें भारत में पद्म विभूषण भी मिला, लेकिन हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी, मरणोपरांत मिला 2018 में। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को क्रेडिट किया जाता है आज भी इंडिया में वन ऑफ द
मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर केमिस्ट्री में कोई फिगर्स हैं तो उनमें हरगोविंद खुराना जी का नाम लिया जाता है। अगले दो नाम है फीमेल साइंटिस्ट के, कमला सोहनी और आसिमा चटर्जी। ये काफी बड़े नाम इस मायने में है कि जिस समय पे महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उस समय में इन्होंने डॉक्टरेट हासिल की, यानी पीएचडी किया और अपनी जो बैरियर्स थे सामने उनको तोड़ा। जैसे कमला सोहनी जी का उदाहरण दिया जाता है, इनका पूरा परिवार ही एक तरह से, इनके पिताजी हों चाहे इनके परिवार में और लोग साइंस से जुड़े हुए थे, तो अलग अलग जगह से साइंस में रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इनकी जो तमन्ना थी वो भी उसी फील्ड में जाने की थी, ये भी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना चाहती थी। तो ये मास्टर्स करने के लिए इंडिया के एक इंस्टीट्यूट में गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि इंडिया का एक तरह से नर्सरी कहा जाता है साइंस का, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला इंडिया में साइंस के क्षेत्र में अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो बेंगलोर में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मास्टर्स करने के लिए इन्होंने इच्छा जताई, और वहां जब गई तो वहां पे ऐसा माहौल नहीं था कि वहां पे महिलाओं के लिए अभी एंट्री दो। यहाँ तक कि सीवी रमन जी वहां पे थे, उन्हें भी ये चीज नागवार गुजरी और उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कमला सोहनी जी के लिए। हालांकि एडमिशंस को डिनाई नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रखे कि इतना आप मार्क्स पाओगे या इतना परफॉर्म करोगे तभी आप यहाँ पे रहोगे, यानी कंडीशनल एडमिशन दिया कि आप इन कंडीशन। तो ये सारे स्ट्रगल को इन्होंने पार किया, इसलिए इनको क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने जेंडर बायस को ब्रेक किया और आगे और महिलाओं की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने के लिए नए रास्ते खोले। तो इसलिए सबसे बड़ा इनको जो कंट्रीब्यूशन है वो ये पहला कि बैरियर्स, इन्होंने जेंडर बायस के बैरियर तोड़े कि ये साइंस में रिसर्च करना सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं है, इसमें महिलाएं भी आ सकती हैं, तो इसके लिए इनको क्रेडिट किया जाता है। साथ ही साथ इंडिया की पहली महिला है जिन्हें पीएचडी अवार्ड हुआ था, हालांकि इंडिया में नहीं, उन्होंने मास्टर्स करने के बाद ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गई और वहां से इन्हें 1939 में पीएचडी अवार्ड हुआ था। इन्होंने बहुत जो सारे काम किए हैं वो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में किया है, यानी किस तरह से अलग अलग जो हम चीजें खाते पीते हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है और उनकी मदद से कैसे कुपोषण को दूर किया जाता है, मैल न्यूट्रिशन को कैसे चेक किया जा सकता है, कुपोषण को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, उस पर काफी काम किया। और साथ ही साथ नीरा एक हमारे पास प्रोडक्ट होता है साउथ इंडिया में, जो कोकोनट ट्रीज होते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है एक लिक्विड जिसको हम बोलते हैं नीरा। उसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट यानी कि उसके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी के बारे में काम किया और उसकी हेल्प से एक बड़ी कम्युनिटी में कैसे कुपोषण को दूर किया जाए यानी पोषण के स्तर को सुधारा जाए, उस पर उन्होंने काफी काम किया। तो काफी बड़ा नाम है कमला सोहनी फीमेल साइंटिस्ट में। दूसरा नाम है आसिमा चटर्जी, ये कुछ वैसा ही नाम है जैसे आप एज देखेंगे 1911 और 1917 यानी 6 साल पीछे। तो इनके नाम पे क्रेडिट जाता है कि ये पहली महिला थी जिन्होंने इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। तो आसिमा चटर्जी थी, बहुत बड़ा काम किया इन्होंने अलग अलग फील्ड में, खासकर इनका एंटी एपिलेप्टिक और एंटी मलेरियल ड्रग्स यानी कि मलेरिया और मिर्गी इन दोनों के खिलाफ उन्होंने ड्रग्स बनाए, जो कि काफी हद तक इंडियन पॉपुलेशन को उन्होंने हेल्प। 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर यानी कि बहुत ही ज्यादा इनका बड़ा कैरियर रहा और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने काम किया और बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए। इन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1944 में पीएचडी मिली थी। तो एक तरफ कमला सोहनी जी को 1939 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिली थी पीएचडी, इन्हें मिला है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी इंडिया के यूनिवर्सिटी से पीएचडी पाने वाली पहली महिला बनी। तो दोनों ही पहली महिला है पीएचडी पाने वाली, ये वर्ल्ड में मतलब इंडिया की महिला जो वर्ल्ड के किसी यूनिवर्सिटी में पाई है और ये इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में पहला पाने वाली पीएचडी। तो इन्हें काफी इन्हें अगर अवार्ड्स में देखा जाए तो इन्हें पद्म भूषण मिला है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है और सीवी रमन अवार्ड भी इन्हें दिया गया। तो इनकी मृत्यु 2006 में हुई है। तो ये दो बड़े नाम जिनको मैं हम रखना चाहता था, हालांकि इसके साथ दर्शन रंगनाथन जिनका भी नाम है मैं नहीं रख पाया हूं अभी, लेकिन और भी नाम है जिन्हें हम भुला नहीं सकते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को। खासकर ये फाउंडर केमिस्ट हैं वीमेन कम्युनिटी के, तो इनको क्रेडिट करना बिल्कुल ही जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दो नाम फिर से आते हैं हमारे सामने, प्रोफेसर सीएनआर राव और गोविंद राजन पद्मनाभन जी। तो अगर मैं बात करूं कि मॉडर्न टाइम में ये चूंकि जीवित साइंटिस्ट हैं दोनों, तो आज के समय में अगर सबसे बड़ा केमिस्ट अगर मैं किसी को बोलूं तो हमारे प्रोफेसर सीएनआर राव जी हैं, नो डाउट। मतलब मैं इनसे मिला हूं, इनके सेमिनार में भी गया हूं, काफी सुना है मैंने इनको केमिस्ट्री को मैजिक की तरह शोकेस करते हुए देखा है बच्चों के सामने। तो ये काफी जो अभी इनकी एज लगभग 90s में होंगे और अभी भी वही एक्साइटमेंट है केमिस्ट्री को लेकर, तो वो चीज इनमें दिखती है। और इंडिया में केमिस्ट्री के विकास की एक तरह से कहानी लिखी है इन्होंने, बीएचयू से पढ़ाई की, फिर वो नोबेल लॉरिएट कोरे के साथ पोस्टडॉक किया और या पीएचडी किया सॉरी, और उसके बाद बहुत सारा इंडिया में आके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर भी रहे काफी टाइम तक।
और उसके बाद नए इंस्टीट्यूशंस को भी बिल्ड किया। तो इनका काफी नाम लिया जाता है। और इनका जो बेसिक फील्ड है जिसमें इन्होंने बहुत सारा काम किया वो मटेरियल साइंस और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। जैसे नैनो मटेरियल्स होते हैं, ग्राफीन्स होते हैं, उस पर भी काफी काम इन्होंने किया। इनके पब्लिकेशंस की संख्या बहुत ही ज्यादा है, 1600 से ज्यादा पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए हैं, 50 के आसपास किताबें पब्लिश की हैं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक्सेप्शनल लोग होते हैं सी.एन.आर. राव की तरह जिन्होंने ये काम किया। तो इनको काफी ज्यादा क्रेडिट किया जाता है JNCSR यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च का स्टेब्लिशमेंट के लिए। बेंगलुरु में एक संस्था है, जब इन्होंने IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिटायरमेंट ली, उसके बाद इन्होंने इस इंस्टीट्यूट को स्टेब्लिश किया इंडियन गवर्नमेंट की सहायता से। और वो आज काफी बड़ा काम कर रही है साइंस के क्षेत्र में। यानी साइंस के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसमें IISc के साथ अगर नाम लिए जाते हैं तो उनमें कुछ संस्थाओं के साथ जैसे TIFR है या फिर CSIR की लैब्स हैं, उसके साथ JNCSR के भी नाम दिया जाता है। एक बहुत बड़ा क्रेडिट, चूंकि आईसर का नाम, क्योंकि मैं खुद कनेक्टेड हूं, मैंने खुद आईसर भोपाल से स्टडी किया इंटीग्रेटेड BSMS। तो आज इंडिया में जिस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सेंटर्स उन्होंने स्टार्ट किया। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उस दौरान उन्होंने साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे, और उन्होंने ये सजेशंस दिया कि आईसर्स को स्टेब्लिश किया जाए, यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी साइंस का रिसर्च कराया जाए बच्चों से, और उन्हें वो माहौल दिया जाए। और इसका रिजल्ट तुरंत दिखा। 2006 या 7 में पहला इंस्टीट्यूट खुला कोलकाता और पुणे में, और आज के समय में देखेंगे तो वहां से निकले हुए बच्चे बड़े बड़े जगहों पे नाम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, और बड़ी बड़े जगहों पे प्रोफेसर बन रहे हैं। साथ ही साथ कुछ जो इंडस्ट्री में गए हैं वो भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो विजन था इनका, उसके लिए इनको माना जाता है इंस्टीट्यूशन बिल्डर, और इनके सारे ही कंट्रीब्यूशन के लिए इनको भारत रत्न अवार्ड मिला 2014 में। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर और CNR राव, प्रोफेसर CNR राव, इन दोनों लोगों को एक साथ 2014 में भारत रत्न अवार्ड मिला। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, अब ये नाम आपने हो सकता हो कि इसी हफ्ते में यानी पिछले 10 दिनों के अंदर आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, यानी कि अगस्त 2024 में शायद आपने इनका नाम पढ़ा होगा। और वो इसलिए पढ़ा होगा क्योंकि भारत सरकार ने कुछ नए पुरस्कार घोषित किए हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। यानी कि जो अभी तक विज्ञान के सबसे बड़े पुरस्कार थे, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, उसको कहीं ना कहीं से और ज्यादा बेहतर बनाते हुए या उसको हटाकर नए पुरस्कारों की एक श्रेणी लाई है, जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। उसमें जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, जिसका नाम है विज्ञान रत्न, राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार। और उसका सबसे पहला जो एडिशन अभी जो इसी साल अवार्ड किया गया, उसमें सबसे पहले जो विज्ञान रत्न का पुरस्कार मिला वो मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। तो इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किए हैं किसमें, लीवर से संबंधित बीमारियों को दूर करने में और जीन के रेगुलेशन में, यानी जीन्स को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है उसके ऊपर काम किया। इसके पहले भी इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो काफी बड़े बायोकेमिस्ट हैं, काफी बड़े बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। आज इनकी भी एज लगभग 90 इयर्स के आसपास होने वाली है। बहुत एज है, आज ऑनरेरी प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको एक रिनाउंड केमिस्ट हैं इंडिया के, और इनको क्रेडिट करने के लिए ही भारत सरकार ने सबसे पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार इनको दिया है। इसके बाद अंत के 2 नाम जो कि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे रखने चाहिए, वेंकी रामाकृष्णन। हालांकि इनका पूरा नाम वेंकट रामन रामाकृष्णन है, लेकिन पॉपुलरली इन्हें वेंकी रामाकृष्णन के नाम से जाना जाता है। 2009 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन बाद में इन्होंने ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजनशिप प्राप्त की और वहीं पे वो उन्होंने अपना कैरियर बनाया और वहीं काम किया। तो इनका काफी काम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के क्षेत्र में है, और उन्होंने राइबोसोम्स पे काम किया है। राइबोसोम्स पे बहुत सारे काम एक्सटेंसिवली किया, और उसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज 2009 मिला। उसके बाद भारत सरकार ने 2010 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। लास्ट नाम मैंने जो यहाँ पे रखा है, चूंकि मुझे मॉडर्न टाइम के भी साइंटिस्ट के नाम रखने थे जो एक्टिवली अभी काम कर रहे हैं, उनमें क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड यानी स्ट्रक्चरल केमिस्ट हैं हमारे गौतम राधाकृष्णन देसीराजू जी। तो इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हमारे आईसर में प्रोफेसर थे, तो मुझे इनके बारे में भी काफी जानकारी मिलती थी कि एक तरह से इंडिया में या वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिस्टलोग्राफर्स में इनका नाम लिया जाता है। क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है जब हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं, एग्जैक्ट किसी भी मॉलिक्यूल या किसी प्रोटीन या किसी भी बायोमॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर पता करना हो तो क्रिस्टलोग्राफी एक सबसे ज्यादा कारगर टेक्निक होती है। और उसके सबसे बड़े लोगों में से, और इंडिया के तो सबसे बड़े क्रिस्टलोग्राफर हैं नो डाउट, और इनका नाम काफी चीजों में लिया जाता है, तो काफी फील्ड में। तो इस टाइम पे इनका नाम लेने का एक और रीजन है कि सबसे ज्यादा जिनके पेपर्स को साइट किया जाता है, 65,000 से भी ज्यादा साइटेशंस मिले इनके पेपर्स को, जो कि बहुत ही हाईली इंपैक्टफुल पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। तो इनका नाम मैंने यहाँ पे रखना जरूरी समझा, और मुझे लगा कि
इनके बिना ये लिस्ट अधूरी रहेगी। तो हालांकि मैं फिर से मेरी अपॉलॉजी कि मैं उन सभी लोगों के नाम यहाँ पे नहीं रख पा रहा हूँ। इसमें बहुत ऐसे नाम है जो छूटेंगे, जिनसे काफी लोगों से तो मैं मिला भी हूँ, जैसे प्रोफेसर जी एन शास्त्री हो, प्रोफेसर वी के सिंह हो, प्रोफेसर सत्यमूर्ति हो, प्रोफेसर जयमिस हो, प्रोफेसर गणेश पांडे जी हो, या पी बलराम जी हो, प्रोफेसर पी बलराम। तो ये तमाम नाम हैं जो मैं बस उंगलियों पे गिना जरूर सकता हूँ, लेकिन उनके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जरूर जानिए, उनके बारे में सर्च करिए गूगल पे कि कौन से इंडियन केमिस्ट्री को नए जो मॉडर्न टाइम में बड़े केमिस्ट हैं उनके क्या क्या नाम है, उन्होंने किस किस फील्ड में काम किए हैं और क्या क्या बड़ी बड़ी डिस्कवरीज या इन्वेंशंस या फिर नए साइंसेस नई एक्सप्लेनेशंस थी उनके बारे में पढ़िए। तो ये पूरा जो हिस्सा था जिसे मैंने यूनिट 0 का नाम दे रखा था, वो एक तरह से केमिस्ट्री में आपके इंटरेस्ट को जगाने का काम करेगा कि इंडिया में केमिस्ट्री का एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रहा है और आज भी बहुत बड़े हमारे केमिस्ट हैं। तो इसके बारे में जरूर देखिएगा। ये लेक्चर काफी लंबा रहा होगा, पर हो गया लगभग 1 घंटे का, लेकिन मैं चाहता था कि इसको एक ही लेक्चर में हम पढ़ें। इसके बाद आने वाले जो लेक्चर्स होंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक जब मैं पढ़ाऊंगा, और उसके बाद यूनिट 7 और यूनिट 8, तो उसमें मैं लेक्चर्स को काफी छोटा रखूंगा, यानी कि टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे जिनमें कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। लेकिन ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें एक तरह से केमिस्ट्री के फील्ड में आने से पहले हमें जो मोटिवेशन या जो इंकरेजमेंट चाहिए होती है वो हमें यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंसेस के नाम भी लिख रखे हैं कि जहाँ से मैंने ये कुछ जो मटेरियल यहाँ पे जो आपके सामने प्रेजेंट किया वो लिया हुआ है। और बहुत सारा थैंक यू आप सभी को कि आपने बहुत सारा धैर्य रखा और इस लेक्चर को देखा, और मुझे लगता है कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट एक तरह से आए, उसमें ये लेक्चर आपको मदद करेगा, और साथ ही साथ क्यूरियोसिटी भी आप में डेवलप करेगा कि आप भी केमिस्ट्री के जो अलग अलग फेसेस हैं जो कभी इंडिया में रहे हैं या इंडिया के बाहर भी जो डेवलप हुए उनके बारे में आप जानने की कोशिश करें। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई आपका कमेंट हो, फीडबैक हो, या कोई ऐसी जानकारी जो आप चाहते हो कि ऐड करनी चाहिए, तो आप जरूर हमें बताइएगा। यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा, उसमें कमेंट्स में लिखिएगा, ऐप पे भी जाइए, और ये प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो हमारे लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए, और वहां से ये आपको ये PDF आपको मिल जाएगा। आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, या फिर आप उस कोर्स के जाएंगे, फ्री कंटेंट्स में भी कुछ चीजें वहां पे प्रोवाइड होंगी, तो उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 1 यूनिट नंबर 1 होगा, जिसमें लेक्चर नंबर 2 में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्ते।